क्या स्क्रीन, साउंड और रिकॉर्डिंग तीनों क्लियर है? कोई बताए? यस सर। यस सर। रिकॉर्डिंग को चेक करते रहना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग दिखाई नहीं देता, मुझे सिर्फ स्क्रीन चाहते हो तब। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं चेक कर लो। यस सर। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड। देखें ध्यान से भाई, थायराइड ग्लैंड। भाई ये थायराइड ग्लैंड है क्या चीज, कहां पे होता है ये? तो यदि हम उसके पोर्शन की बात करें तो कहां पे देखिए, तो हमारे गर्दन के आसपास दिख रहा है, देखो ये हो गया। अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो देख लो, ये एक प्रकार से बटरफ्लाई जैसे दिख रहा है, देखो तो तितली नुमा। तो क्या हो गया ये देख लो भाई, कहां पे बोलने पर, एट द नेक पोर्शन, गर्दन के आसपास। कौन से शेप का है, उसका शेप कैसा है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। ये हो गया। अगर मैं बात करूं प्रॉपर लोकेशन क्या है, लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए, ये हमारा लेरिंग्स है, साउंड बॉक्स। ये अभी जो मैं बोल रहा हूं, जो आवाज आ रही है, जिस आवाज को आप सुन रहे हो, मेरा आवाज यहां से आ रहा है। इस साउंड बॉक्स को या वॉइस बॉक्स को हम लेरिंग्स के नाम से जानते हैं। और ध्यान से देखिए, लेरिंग्स के जस्ट नीचे है ये। तो लोकेशन क्या हो गया, इनफेरियर टू लेरिंग्स, इनफेरियर टू लेरिंग्स। समझ में आया ना, लेरिंग्स के नीचे। अगर मैं इस थायराइड ग्लैंड के मास की बात करूं, वजन कितना है, भार कितना है, तो लगभग लगभग 30 ग्राम होता है, 30 ग्राम, जिसको 1 ओज के नाम से भी जानते हैं। 30 ग्राम बराबर 1 ओज होता है, समझ रहे हो ना? तो लगभग लगभग 1 ओज है, या फिर लगभग लगभग 30 ग्राम इसका मास है। क्लियर है इतना? चलिए, पहला स्लाइड में सेव कर रहा हूं, एक बार मैं खुद देख रहा हूं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। चलिए ठीक, अब देखते हैं आगे। यदि मैं थायराइड ग्लैंड को ही दिखाना चाहूं, यदि मैं इस थायराइड ग्लैंड को ही दिखाना चाहता हूं, तो डायग्राम आगे देखिए, अगले स्लाइड में दिख रहा है आपको। पहला डायग्राम देखिए, ये पहला डायग्राम। यहां पर जो लाल वाला दिख रहा है रेड कलर का, यही थायराइड ग्लैंड है, इतना। ठीक, तो चलिए एक एक करके नाम लिखते जाते हैं हम लोग। बताइए, थायराइड ग्लैंड हमेशा याद रखना, आप जो किसी का थायराइड ग्लैंड देख रहे हो, वो सामने वाला कोई व्यक्ति है। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये सामने वाले कोई एक लड़की बैठी हुई है, उसका थायराइड ग्लैंड देख रहे हो आप, तो उसका राइट साइड तो ये हो जाएगा ना, वो आपके सामने, फेस को आपके सामने करके बैठी है, तो राइट साइड तो ये हो जाएगा। तो इधर राइट लोब हो जाएगा, इधर लेफ्ट लोब हो जाएगा। हमेशा डायग्राम और आपका जो राइट और लेफ्ट साइड है ना, अपोजिट होता है। आपका राइट डायग्राम का लेफ्ट होगा, आपका लेफ्ट
डायग्राम का राइट होगा। समझ में आया? हाँ Yes, या sir. ना, कोई बताएं। Yes, sir. चलिए भाई, ठीक है। तो देख लीजिए इधर डायग्राम में ये क्या हो जाएगा, राइट लोब, इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट लोब। इन दोनों लोब को बीच में जोड़ने के लिए ये जो स्पेशल प्रकार की यहाँ पर टिश्यू होती है, ये इतना, ये कहलाता है इस्थमस। क्या कहलाता है भाई? ये इस्थमस। ये तो थायराइड ग्लैंड के दो लोब हो गए, बीच में जो टिश्यू दोनों लोब को जोड़ते हो इस्थमस कहलाता है। एक लोब और होता है, बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा लोब होता है, यहां पर होता है, यहां पर दिख नहीं रहा आपको, हालांकि यहां पर होगा, यहां पर देखो तो ऐसे अभी बना रहा हूं, दिख पा रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है? पिरामिडल लोब। क्या कहलाता है ये? पिरामिडल लोब, पिरामिड जैसे है। पिरामिडल लोब। ये पिरामिडल लोब में बाद में इसके बारे में बात करता हूं, अभी सिर्फ देख लो ये। अब है कैसा ये जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये चिपका हुआ है भाई, किसमें? ट्रेकिया में। ट्रेकिया समझते हो ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ट्यूब। ये दिख रहा है, ये इधर से इधर लंग्स जाता है, ऐसे इधर लंग्स होता है, ऐसे ऐसे लंग्स होता है, ठीक है? वही तो है क्या, ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया हो गया। ये ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया के ऊपर में तो चिपका हुआ है, मान लीजिए ये ट्रेकिया है, देख लीजिए, ये ट्रेकिया हो गया, इधर लंग्स हो गया, ये लंग्स हो गया। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो कहां पे, देखिए ये इसके ऊपर में से चिपका है, देखो तो ये ऊपर में बाहर से चिपका हुआ है, ऐसे सामने से चिपका हुआ, ये समझ लीजिए आप। देख लो एक मिनट, यहाँ पर ये सामने तरफ से चिपका है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर, ठीक? तो किसमें चिपका होता है बोलने पर? ट्रेकिया में। ट्रेकिया के जस्ट ऊपर में क्या है भाई, देख लीजिए, ये है कार्टिलेज। कार्टिलेज समझते ना, उपास्थि जिसको बोलते हो आप, कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स का कार्टिलेज है। लैरिंग्स मतलब मेरा साउंड बॉक्स, जो मेरा वॉइस आ रहा है, आवाज आ रहा है, वहां का बॉक्स, पेटी जिसको बोलते हो, आवाज की पेटी। ये कार्टिलेज का बना होता है, प्लस एक विशिष्ट प्रकार का हड्डी पाया जाता है, हायोइड बोन। हायोइड अस्थि बोलते हैं इसको, यहां बना दे रहा हो, देखो तो ये याद हो जाएगा। हायोइड बोन कहां पाया जाता है बोलने पर? हमारे लैरिंग्स में। दिख रहा है ना तुम लोगों को डायग्राम? हाँ ना बोलते जाना। Yes, sir. दिख रहा है. बिल्कुल, हायोइड बोन। तो ये लैरिंग्स और ये बोन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? लैरिंग्स का मतलब ये कार्टिलेज, ये उपास्थि है और ये अस्थि है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लैरिंग्स बोलो या साउंड बॉक्स बोलो या वॉइस बॉक्स बोलो, एक ही है।
हमारा जो आवाज आ रहा है वो यहीं से आता है। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। यदि मैं इसी डायग्राम में ट्रेकिया के नीचे और देखूं क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेंगे, देखो यहाँ पर दिख रहा है हल्का सा, देखो तो ये ट्रेकिया है, देखो ये ट्रेकिया है। तो हमारे छाती वाले भाग पर जो चपटा हड्डी पाया था, ये देखो ये हड्डी दिख रहा है ना, ये छाती वाले भाग पर हमारे ऐसे ऐसे, ऐसे यहाँ पे होता है। आप अपने छाती के बीचों बीच पोर्शन को हाथ लगा के टच करें, अभी तुरंत करें, अपने अंगूठे को लेकर, राइट साइड के अंगूठे को लेकर छाती के बीचों बीच प्रेस करें, दबाएं। आपको हार्ड महसूस हो रहा है ना, कठोर लग रहा है, वही बोन कहलाता है स्टर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हो आप। ठीक, तो ये बोन क्या हो गया? स्टर्नम, इसको क्या बोलते हो? ब्रेस्ट बोन। इसी से दोनों साइड में देखो तो आपके जहां कॉलर पड़ता है, आपका जो अगर शर्ट पहने या कुछ भी गले वाला जो घेराव वाला कपड़ा पहने हैं, वो जो घेराव जहां से मुड़ रहा है गले में, गर्दन में, ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला, ये और ये दिख रहा है ना, ये जो दो बोन दिख रहा है ये कहलाता है क्लेविकल। क्या कहलाता है? ये बोन है, ये हड्डियां हैं भाई, क्लेविकल। इस साइड भी और इधर भी है, स्टर्नम बीचों बीच है, क्लेविकल दोनों साइड है, क्लेविकल। इसको बोलते हैं, क्योंकि कॉलर आता है वो हमारे कपड़े का कॉलर वहां पर पड़ता है, इसलिए उसको कॉलर बोन बोलते हो, कॉलर बोन। मेरे को इन सब से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये एक ढांचा है, कवर है, ये कवर है, उस कवर के अंदर की ओर ये ट्यूब है जो आगे जाके लंग्स में बढ़ जाती है दो भागों में, और उसी ट्रेकिया के ट्यूब के ऊपर में एक तितली नुमा स्ट्रक्चर, दो लोब की बनी हुई स्ट्रक्चर चिपकी हुई है, जिसके ऊपर में लेरिंग्स है। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक, चलिए मैं इतना को एक बार सेव करता हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो यही चीज है, यही है वो थायराइड ग्लैंड। यदि मैं इसको, ये जो ट्रेकिया से चिपका हुआ है, सामने से जो चिपका हुआ है, अगर मैं इसको वहां से हटा दूं, इसको हटा दूं, यहां से निकाल दूं, और कौन से भाग पे चिपका हुआ था उस भाग को देखूं, मतलब इसके पीछे वाले भाग को मैं देख रहा हूं, पलट के देख रहा हूं, तो ऐसे दिख रहा है। देखो, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ या ना? देखो ट्रेकिया, इस डायग्राम में ट्रेकिया पीछे दिख रहा है ना, अब इस डायग्राम में ट्रेकिया आपको सामने दिखेगा। देखो ये कुछ ऐसा डायग्राम भैया, डायग्राम को पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ये ठीक, देखिए ये ट्रेकिया बना रहा हूं भाई मैं, ये देखिए, ये दिख पा रहा है ट्रेकिया कहां पे है? बस मैं इसको घुमा दिया भाई एक बार, अब इस डायग्राम को आप उधर घुमा दो तो अब ट्रेकिया दिखेगा सामने से, और ये थायराइड ग्लैंड पीछे हो जाएगा। समझे? जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, ये जो सामने डायग्राम दिख रहा है, इसको आप सामने से देख रहे हो तो ये दिख रहा है। अब आप इस सामने वाले डायग्राम को घुमा दो, उसका पीठ तरफ कर दो,
और पीठ तरफ से देखो तो आपको उधर ट्रेकिया दिखेगा और उसके पीछे क्या दिखेगा, थायराइड ग्लैंड। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ तो ये बताइए, ये कौन सा डायग्राम बताओ तो, ये वाला डायग्राम, वो जो चिपका हुआ है ट्रेकिया में, उसको हटाने के बाद वो कौन सा खांच था, कौन सा कैविटी था जहां पे चिपका हुआ था, थायराइड ग्लैंड का कौन सा पोर्शन था जो चिपका हुआ था, उस पोर्शन को दिखा रहा हूं। तो डायग्राम में आपको ऐसे दिख रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक। तो अब यहां पर बताइए, अब इस डायग्राम का कौन सा राइट लोब कौन सा लेफ्ट लोब हो जाएगा, बताइए। ये वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट लोब। बिल्कुल लेफ्ट लोब होगा ना। अब उसको आपने उल्टा कर दिया ना, लेफ्ट लोब हो गया। यस ये क्या हो जाएगा? राइट राइट। लोब। अब यहां पर देखो, यहां से दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है बीच में एक तो, यस यही है क्या बताओ? पिरामिडल लोब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, पिरामिडल लोब। ठीक। अब ध्यान से देखिए, मुझे एक चीज बता दें, क्या इस डायग्राम में आपको ये सामने कुछ पीले पीले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं क्या? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर कुछ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। यहां पर देखिए, दिख रहा है, देखो तो पीला पीला दिख रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ यही, सर दिख रहे। वही पैराथायराइड ग्लैंड है। क्या है ये? पैराथायराइड। तो कितना है संख्या में बता दीजिए पैराथायराइड ग्लैंड? 4 है। बिल्कुल, पैराथायराइड ग्लैंड बहुत छोटा सा लिम्पेट से घोंघी जैसी स्ट्रक्चर ना, पाइला बोलते हो जिसको, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और संख्या में 4 होते हैं। तो कहां पे सिचुएटेड होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड बोलने पर? बता दीजिए मुझे तो आप। थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर, ये तो सामने वाला पोर्शन है ना, ये सामना है ना, थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर, बैक साइड की ओर, संख्या में 4 छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जिसको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हो। उसके बारे में भी पढ़ना है हमको। ठीक, थायराइड ग्लैंड खत्म करने के जस्ट बात हमको पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ना है। क्लियर है इतना? यस सर। ये फ्रंट व्यू हो गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं, थायराइड ग्लैंड फ्रंट व्यू। ये बताओ क्या है? तो बैक व्यू। उसके पिछले वाले हिस्से का दिख रहा है, पीछे वाला हिस्सा, ठीक है ना? ये फ्रंट है और वो बैक है। समझे? आगे बढ़ू? चलिए भाई, अब मैं बोल रहा हूं थायराइड ग्लैंड को मैं 2 भागों में काट दिया, ऐसे काट दूंगा, ऐसे ऐसे काट दूंगा। तो कौन सा काट ले रहा हूं बताओ तो? ट्रांसवर्स सेक्शन। कौन सा सेक्शन हो गया? ट्रांसफर सेक्शन। टीएस, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन। जब टीएस लूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा, देखो जूम करके देखूंगा ना तो ऐसा दिखेगा। रुको 1 मिनट, रुको मैं कर रहा हूं। एक पेज ले लेता हूं पहले यहां पर। चलिए भाई, अभी हमने क्या देखा था? थायराइड ग्लैंड वो इस तरीके से लगभग था, ये थायराइड ग्लैंड था। मैं बोला आपको थायराइड ग्लैंड को हमने क्या किया, यहां से काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस काटा, और इसके एक कटे हुए वाले पोर्शन को हम देख रहे हैं। जब कटा हुआ पोर्शन देख रहे हैं तो हमको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है।
अंदर फोलिकल दिख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे कैविटी दिख रहे हैं, बहुत सारे है ना, बहुत सारे कैविटी हैं भाई, अलग अलग साइज के कैविटी हैं। ये टी एस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थायराइड। रियल में जो थायराइड ग्लैंड है टीएस कैसे दिखता है ये देखिए, थोड़ा जूम कर दिया गया, ये इतने हिस्से को और जूम कर दिया गया भाई, ये बात को समझो, मैं क्या बोला आपको, इतने हिस्से को जूम कर दिया गया, इतने हिस्से को जितना मैं येलो कर दिया देखो तो उतना हिस्से को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं हम लोग, देख लो। तो उसको बोलते हो अल्ट्रा स्ट्रक्चर। जब किसी स्ट्रक्चर को एकदम बारीक से देखते हो तो उसको और जूम करके देख रहे हो, कितना को, जितना मैं अभी येलो कलर से सेट कर दिया हूं, देखिए ये दिख रहा है, देख पा रहे हो ना, रियल में ऐसे दिखता है। ये रियल में किसी माइस का, किसी चूहे का थायराइड ग्लैंड है जिसका ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद ऐसे दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं ना। यस सर। यस सर। चलिए यहां पर मैं अगर बात करूं, किसी एक को देख के चलते हैं हम लोग, ये सेल से देख रहे हैं, देखो तो अब इसको भी जूम कर दे रहा हूं, देखिए ये सेल देख रहे हैं, देखो तो ये दिख रहा है ना, ये सेल, ये जो सेल चारों तरफ दिख रहा है ये कहलाता है फोलिकुलर सेल। क्या कहलाता है, फोलिकुलर सेल। और ये पूरा इकट्ठा एक जो कैविटी बन रहा है अंदर वो कहलाता है थायराइड फोलिकल। क्या कहलाता है, थायराइड फोलिकल। अब चूंकि ये रियल डायग्राम है तो रियल डायग्राम उतना अभी समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं हैंडमेड डायग्राम, हाथों द्वारा बनाया गया डायग्राम देख लीजिए, मैं बनाया हूं, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए दिख पा रहा है, देखो तो, यस सर। हाँ या ना बोलो, बिल्कुल। देखिए अब इस डायग्राम को समझिए, कई सारे कैविटीज दिख रहे हैं आपको, यस। ये प्रत्येक प्रत्येक क्या कहलाता है, इतना प्रत्येक कहलाता है, एक एक तो जो दिख रहा है ये पूरा कहलाता है थायराइड फोलिकल, सब कहलाता है थायराइड फोलिकल, बहुत सारे होते हैं संख्या इनकी, है ना। अब एक थायराइड फोलिकल में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। एक थायराइड फोलिकल के ऊपर में, सबसे ऊपर में होगा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये थायराइड फोलिकल दिख रहा है जो चारों तरफ से कई सारे सेल्स व्हाइट कलर से दिख रहे हैं, देखो तो सेल्स से बना हुआ है। ये सेल्स क्या कहलाता है बोलने पर, ये सेल्स कहलाता है, क्योंकि इसी से फोलिकल बनता है तो फोलिकुलर सेल। ऐसे कई सारे फोलिकुलर सेल्स घेर करके अंदर देखिए तो अंदर पूरा डार्क गाढ़ा येलो कलर का लिक्विड बनाए हुए, यहां पर देखो ये एक कैविटी बनाते हैं, उसको क्या बोलते हो जी आप, कैविटी। क्या बोलेंगे उसको हम, फोलिकुलर कैविटी, या उसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं उसको, ल्यूमेन। फोलिकुलर कैविटी या ल्यूमेन। अब इस फोलिकुलर कैविटी या ल्यूमेन में क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। लिक्विड को क्या बोलते हैं बता पाएंगे, कोलॉइड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं उसको, कॉलॉइड बोलते हैं। तो फोलिकुलर कैविटी या ल्यूमेन फील्ड विद, फील्ड, हाँ साइड में लिख रहा हूँ ना, फील्ड विद कॉलॉइड। कॉलॉइड, कॉलॉइड एक गाढ़ा लिक्विड होता है, ठीक। इस कॉलॉइड जो सॉल्यूशन है, गाढ़ा लिक्विड, शहद जैसा, शहद तो देखे होंगे ना, शहद जैसा जो लिक्विड है उसमें एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन का नाम है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। समझ में आया,
क्या पाया था बोल रहा हूं मैं? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। देखते रहे ना भाई, ये सब में होगा ऐसे। ये प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। प्रोटीन को क्या बोलेंगे बोला मैं, सब में होगा ना, मैं नहीं बना रहा हूं, अलग बात है, सब में। ये इसका नाम क्या हो जाएगा? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में ध्यान से सुनना भाई, प्रोटीन है ना तो अमीनो एसिड से बना होगा। तो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में टायरोसिन नाम की अमीनो एसिड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टायरोसिन नाम की अमीनो, बहुत ज्यादा मात्रा में टायरोसिन। देखते रहना, यही टायरोसिन अमीनो एसिड, यही टायरोसिन अमीनो एसिड आगे जाकर के थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, जिसको आप T3 और T4 हार्मोन बोलते हो ना, ये बनाता है। इन्हीं को आप क्या बोलते हो? थायरोक्सिन हार्मोन। इन्हीं को बोलते हो थायराइड हार्मोन। ठीक, रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। फोलिकल, थायराइड फोलिकल के अंदर क्या पाई जाती है बोला मैं? कैविटी होता है जिसको ल्यूमेन बोलते हो, उसके अंदर गाढ़ा लिक्विड भरा होता है, तो कॉलॉइड बोलते हो। इस कॉलॉइड थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। इस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में टायरोसिन अमीनो एसिड बहुत ज्यादा पाई जाती है। टायरोसिन अमीनो एसिड से ही क्या बनते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको हार्मोन बोलते हो। इतना मिला के, इतना मिला के, ये मिला के एक साथ क्या कहलाता है? थायराइड फोलिकल। क्या कहलाता है भाई? थायराइड फोलिकल। समझ में आया ना? ये पूरा मिला के क्या कहलाएगा? थायराइड फोलिकल। क्लियर है? यस सर। ठीक। अब थायराइड फोलिकल की संख्या बता पाएंगे क्या कोई? नहीं बता पाएंगे ना, कई सारे होंगे वो, इसलिए नहीं बता पाएंगे। अब मुझे एक चीज बता दें, यहां पर काउंट कर लेते हैं। चलिए, हम लोग जो दिख रहे हैं उतने की बात कर रहा हूं, हम तो पूरा भी नहीं देख रहे हैं ना। मैं बोला ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। यहाँ आपको सामने कितना दिख रहा है? कटे फटे मिला के 12 दिख रहे हैं ना। तो ये मत सोचना केवल 12 ही होते हैं भाई, ये बहुत संख्या में है। लेकिन मुझे बस इतना बता दीजिए, एक एक फोलिकल, थायराइड फोलिकल को देखिए, जैसे ये एक फोलिकल हो गया, ये एक फोलिकल हो गया, ये एक फोलिकल हो गया, ये एक फोलिकल हो गया। ये फोलिकल है कहां पे? तो जितना भी दिख रहा है उनके बीच बीच में तो टिश्यू पाया जा रहा है। ये टिश्यू ना, ये टिश्यू कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहलाता है ये? कनेक्टिव टिश्यू, जो कि उन सभी को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है, जोड़ करके रखा हुआ है। समझ में आया कुछ कहानी? सभी फोलिकल को, सभी कैविटी को जोड़ के रखा हुआ है, क्या कहलाएगा? कनेक्टिव सबको टिश्यू। बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू। देखते रहना आप, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इन कनेक्टिव टिश्यू में कुछ स्पेशल अलग कलर की सेल्स बना दिया, देखिए तो, जो 1, 2, 3 संख्या में मिल रहे हैं अलग अलग,
अलग अलग जगह पर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, दिख रहा है ना? ये देखो तो, दिख रहा है ये? यस सर। ये सेल्स क्या कहलाएंगी? ये सेल्स कहलाती हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। पैराफोलिकुलर सेल्स। क्यों पैराफोलिकुलर सेल्स? ध्यान से देखेंगे आप कि जितना भी पैराफोलिकुलर सेल्स हैं वो फोलिकल के साइड में ही है। देखो, अगर मैं इतना को फोलिकल मानता हूं तो उसके साइड में ही तो है, बगल में ही तो है, दिख रहा है ना? अगर मैं इसको फोलिकल मान रहा हूं, देखो दिख रहा है ये फोलिकल, तो उसके साइड में है, देखो ये दिख रहा है कि नहीं? तो जहां जहां फोलिकल है उसके साइड साइड में है। और साइड में का मतलब होता है पैरा। पैरा मतलब साइड में, किनारे भाग पर, समझे? तो किसके किनारे भाग पर ये सेल्स हैं? फोलिकुलर सेल के किनारे भाग पर है ना? भाई ये तो फोलिकुलर सेल है, तो फोलिकुलर सेल के किनारे भाग पर हुआ ना। ये फोलिकुलर सेल तो उसके साइड पर ये है, ये फोलिकुलर सेल इसके साइड पर ये है। तो फोलिकुलर सेल के साइड पर जो सेल्स है उसको मैं क्या बोलूंगा? पैरा फोलिकुलर सेल्स। पैरा मतलब साइड में, फोलिकुलर सेल के साइड में किनारे पर जो है वो पैरा फोलिकुलर सेल। समझ में आया? यस सर। या फिर ये बोल सकता हूं कि जितने फोलिकल है उनके बीच की जो कनेक्टिविटी है वहां वहां पर मिलते हैं फोलिकुलर सेल्स। जितने फोलिकल्स हैं उन फोलिकल्स के मध्य में, मतलब 2 फोलिकल के मध्य में देख लो आप, कनेक्टिविटी है ना? देख लो, ये एक फोलिकल हो गया, ये एक फोलिकल हो गया, इनके बीच में कनेक्टिविटी हुआ ना ये, तो यहां पर मिलेगा पैराफोलिकुलर सेल। ये लोकेशन बता रहा हूं आपको मैं। ठीक, चलिए भाई, अच्छी बात है। उस कनेक्टिव टिश्यू में और क्या क्या मिलेंगे? भाई इतना बड़े टिश्यूज को न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, एक्सक्रेटरी मटेरियल को निकालने की जरूरत पड़ेगी, यहां से जो हार्मोन बनेंगे, जहां जहां जरूरत है वहां भेजने की जरूरत पड़ेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि ब्लड सप्लाई भी हुआ रहता है भाई। और ये ब्लड वेसल्स है, देखो ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कट गया है ना सामने से भाई, कट गया तो आपको पुंगा जैसा तो दिखेगा ना, गोल सर्कल, समझे कि नहीं? जो ब्लड वेसल सामने कट गया वैसे गोल दिखेगा, ये ब्लड वेसल्स था भाई। थायराइड ग्लैंड में सेंसेशन भी होती है, न्यूरल कंट्रोल भी होता है, तो सीधी सी बात यहां पर क्या होगी? न्यूरॉन भी पाई जाएंगी। समझ में आया? समझ में आ गया इतना? यस सर। ठीक, यहां पर 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं कुल मिलकर। पहला प्रकार का जो हार्मोन निकलता है वो क्या था? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये है। और दूसरे प्रकार का जो हार्मोन निकलता है वह कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कैल्सिटोनिन हार्मोन। कहां से निकलता है देखिए ध्यान से। पैराफोलिकुलर सेल क्या रिलीज करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन, मैं इसको आगे और डिटेल से बताऊंगा। ठीक, यहां पर हमारा टॉपिक नहीं है अभी, यहां लिख दे रहा हूं मैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक, कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, फिर भी सुन लीजिए कि ब्लड में उपस्थित कैल्शियम को लेकर के
बोन में डिपॉजिट कर देना, बोन में जमा कर देना, मतलब बोन में कैल्शियम बढ़ाना, ब्लड से निकाल निकाल के बोन में, हड्डियों में जमा करना। तो हड्डियों का क्या हो रहा है? कैल्सिफिकेशन। इसलिए काम क्या हो बोलने पर? कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स। या बोल सकता हूं चूंकि ब्लड से कैल्शियम निकाल के वहां डाल रहे हो तो ब्लड के कैल्शियम को मेंटेन कर रहा है, तो कैल्शियम होमियोस्टेसिस इन ब्लड। ये काम किसका हो गया? कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम हो गया। चूंकि कैल्शियम से रिलेटेड ये वर्क करता है, फंक्शन करता है, इसीलिए उसको पैराफोलिकुलर सेल को सी सेल्स के नाम से भी जानते हैं हम। किस सेल से जानते हैं? किस सेल के नाम से? सी मतलब कैल्शियम, ठीक है ना? मैं यहां लिख दे रहा हूं, रुकिए। सी सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। सी सेल्स मतलब क्या? सी मतलब क्या? कैल्शियम। कैल्शियम को मेंटेन करने वाला सेल्स क्या कहलाएगा? सी सेल्स। या फिर फोलिकुलर सेल के साइड में, इसलिए क्या बोलूंगा मैं उसको? पैराफोलिकुलर सेल्स। इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस करके भेजें जल्दी। चलो ठीक। आगे बात करते हैं। अब देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का बायोसिंथेसिस कैसे होता है? थायराइड हार्मोन समझ में आ रहा है ना? यहां पर लिखा हो, देखो ये ये दिख रहा होगा, देखो तो ये यही थायराइड हार्मोन कैसे बनता है। मेरे को ये बता दें, जितना भी फॉलिकल बनाए सभी फॉलिकल के बाहर में बेसमेंट मेम्ब्रेन याद रखना है ना, एक पतला सा मेम्ब्रेन घेर के रखा हुआ है। और यही देखो स्ट्रक्चर, देखो तो ये रियल में है। अंदर क्या बोलने पर, ये रियल डायग्राम देख लो आप। अंदर क्या है? कोलोइड। कोलोइड में थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है, जिसमें टायरोसिन अमीनो एसिड है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन बनता है या थायराइड हार्मोन बनता है। ये क्या देखो तो ये देखिए, ये फॉलिकुलर सेल दिख रहा है आपको, देखो ये दिख रहा है ना। और ये आपस में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से घिरा होगा, ऐसे पतला सा मेम्ब्रेन ऐसे होगा, देखो आपको पता भी नहीं चलेगा पतला सा मेम्ब्रेन यहाँ पर पाया जा रहा है। ऐसे देखो, आप महसूस कर पा रहे होंगे देख के, देखो तो ये, ठीक है ना? वो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बीच बीच में पैराफोलिकुलर सेल होगा, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा वो, ठीक। ये रियल डायग्राम है। तो रियल डायग्राम में आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे डायग्राम में ज्यादा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यदि मैं बायोसिंथेसिस की बात करूं तो कुछ स्टेप्स में पूरा होता है। ये स्टेप्स को हम बाद में पढ़ेंगे, मैं पहले डायग्राम दिखाता हूं आपको। देखिए अभी वही वही डायग्राम था जो बताया मैं आपको। मुझे एक चीज बता दीजिए, यदि मुझे बायोसिंथेसिस करवाना है तो पूरे थायराइड ग्लैंड की जरूरत पड़ेगी। और यहां पर ध्यान से देखिए तो ये देख लीजिए आप, ये एक ब्लड वेसल में ऐसे बना दें समझाने के लिए, दिख पा रहा है ब्लड वेसल? Yes, ये sir. ब्लड वेसल देखो, और ये एक फोलिकल है। तो एक ब्लड वेसल और एक फोलिकल को मैं शो कर रहा हूं, सिर्फ दिखा रहा हूं, सिर्फ उतना को ही दिखा रहा हूं मैं आपको। ब्लड वेसल और एक फोलिकल, देखते रहना भाई आप लोग। दिख रहा है देखो तो, ये क्या है बताएं? ब्लड Blood वेसल्स। vessel. और ये क्या है? थायराइड फोलिकल। दिख रहा है डायग्राम? और इसमें सबसे बाहर में, फोलिकल में बाहर में कौन सा मेम्ब्रेन होगा बता दें मुझे कोई? Basement membrane. बिल्कुल, बेसमेंट
मेम्ब्रेन। उसके अंदर के सेल को क्या बोलेंगे बता दें कोई? Follicular. फॉलिकुलर सेल। उसके अंदर क्या बता दें कोई? Colloid. कॉलॉइड। कॉलॉइड में क्या है कोई बताएं? Thyroid. प्रोटीन। थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन। थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन में क्या होता है बता दें कोई? एसिड। टायरोसिन अमीनो एसिड। Amino acid. इतना होता है ना? ठीक। अब नेचुरली बात कर रहा हूं मैं कि आयोडीन, बिना आयोडीन का आप थायरॉक्सिन नहीं बना सकते। थायरॉक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन बिना आयोडीन का नहीं बना सकते। समझ रहे हो कि नहीं? Yes. तो इसका मतलब इस थायराइड फॉलिकल में क्या होगा? अब आयोडीन होगा कि नहीं होगा? आयोडीन होगा ना? तो आयोडीन कहां से आएगा भाई? थायराइड ग्लैंड तक कहां से पहुंचेगा? कहां से आएगा वो? आप भोजन के रूप में लोगे कि नहीं? गवर्नमेंट तो आयोडीन वाला नमक भी बनाया था ना, अमृत नमक, याद है किसी को? आयोडीन युक्त Yes, sir. नमक। Yes, sir. तो आपने जो बाहर से फीड किया, आपने जो बाहर से फीड किया था, ये आयोडाइड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक, वो आपके ब्लड में बह रहा है, आपके ब्लड में बह रहा है। ये इसी को हमको पार कराना है कहां तक? इसी को पार करके लेके जाना है कहां तक? लेके जाना है थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल के अंदर, कॉलॉइड तक लेके जाना है भाई। समझ रहे हो ना? मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं इसको। मेरी बात को समझने का प्रयास कर रहा है, बहुत ही शॉर्टकट बताने का प्रयास कर रहा हूं अभी, फिर लॉन्ग कट में चलेंगे। ये कॉलॉइड था ना अंदर, और कॉलॉइड में क्या होता है बोला मैं? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, इस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में क्या होता है बोला मैं? Tyrosine amino acid. अमीनो एसिड, ये बोला हूं अभी। और मैं क्या बोला आपको कि आयोडीन चाहिए। आयोडीन होगा तब जाके क्या बना पाओगे भाई? यह आयोडीन जुड़ेगा किससे? टायरोसिन अमीनो एसिड से। तब दोनों मिलकर के जुड़ करके क्या बनाएंगे? ये और ये मिले, क्या बना? थायरोक्सिन हार्मोन। कुछ समझ में आ रहा है कहानी? हाँ या ना बताएं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके लिए बाहर से क्या लेना पड़ेगा? Iodine. आउटसाइड से, भोजन के द्वारा या ड्रिंक के द्वारा। नमक पानी पीते हो कि नहीं घोल करके? आयोडीन लेना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए अब कि जो आयोडीन होता है ना, वो कॉलॉइड में जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, जमा होते जाता है। कितना जमा होता है? नॉर्मली अगर मैं बात करूं
नॉर्मली अगर बात करूं मैं तो यहां पर 30 गुना ज्यादा होता है अंदर, बाहर की तुलना में, मतलब ब्लड की तुलना में कॉलॉइड के अंदर कितना गुना ज्यादा होता है? 30 टाइम। इसका मतलब समझ रहे हो, किधर ज्यादा है? अंदर ज्यादा है। मेरी बात को समझें, मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि हमको थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना है तो हमको आयोडीन की जरूरत पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगा। और इसी को बाहर से हम थायराइड पहले तो खाना खा के लेंगे या पानी पी के लेंगे, आहार नाल से हमारे जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, जो भी खाना खाए या पानी पिए, आहार नाल से एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में घूमेगा, ब्लड से घूमते फिरते कहां पहुंच जाएगा? थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड में कहां पहुंचेगा? फॉलिकल के पास। अब फॉलिकुलर सेल को पार करके कहां जाएगा? कॉलॉइड में। मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे भर रहा होता है। तो नॉर्मली जब कोई फॉलिकल काम कर रहा होता है ना, उस समय अगर बात करूं मैं तो अंदर 30 गुना आयोडीन ब्लड की तुलना में अंदर ज्यादा होता है। कितना गुना? लगभग लगभग 30 गुना। इन नॉर्मल फंक्शनिंग, जब नॉर्मली काम कर रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड, जब ग्लैंड नॉर्मल काम कर रहा है तब की बात कर रहा हूं मैं। कहीं पर लिख दे रहा हूं, रुकिए। यहां पर अलग कलर से लिख दे रहे हैं। इन नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड, जब ग्लैंड नॉर्मली काम कर रहा है तो कॉलॉइड में आयोडीन की मात्रा कितना गुना ज्यादा? 30 टाइम मोर इन कॉलॉइड। समझे कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। कितना? आयोडीन 30 टाइम मोर इन कॉलॉइड, किसकी तुलना में? ब्लड की तुलना में। लेकिन यदि मालूम है कि कोई थायराइड ग्लैंड अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी में आता है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा जब काम कर रहा होता है, तो उस समय अंदर आयोडीन कितना जमा रहता है भाई? लगभग लगभग 250 गुना। मेरी बात को समझें, 250 टाइम। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, कब? बट इन मैक्सिमल एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड, मैक्सिमल एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड, आयोडीन कितना ज्यादा होगा कॉलॉइड के अंदर? लगभग लगभग 250 टाइम्स मोर इन कॉलॉइड। समझे कि नहीं? यस सर। तो कुल मिला के एक चीज तो ये समझ में आया कि आयोडीन हमेशा कम मिलेगा ब्लड में, किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? कॉलॉइड की तुलना में। हमेशा आयोडीन कम मिलेगा कहां पे? ब्लड में। किसकी तुलना में? कॉलॉइड की तुलना में। लेकिन फिर भी कहां से कहां लेके जाना है उसको? कम से ज्यादा। कम से ज्यादा क्यों लेके जाना है? और कम से ज्यादा की ओर आसानी से नहीं ले सकते आप, यस उसके लिए एनर्जी लगाना पड़ेगा भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा।
किसी भी मॉलिक्यूल को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर लेके जाना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बिना एनर्जी का आप किसी मॉलिक्यूल को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में नहीं ले जा सकते। समझे? यस सर। चलिए भाई, अब मैं यहां पर ये सब मिटा के जो जरूरत था मैं उसको लिख रहा हूं। अब देखो, मैं क्या बोला आपको, यहां पर आयोडीन हमेशा कैसे मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा। किसकी तुलना में? ब्लड आयोडाइड की तुलना में। ब्लड में हमेशा कैसे मिलेगा? कम। तो जब नॉर्मली काम कर रहा होगा कोई ग्लैंड तो कॉलोइड में कितना ज्यादा मिलेगा? लगभग लगभग 30 गुना ज्यादा मिलेगा। मतलब 30 गुना समझते हो? अगर यहाँ पर 1 आयोडीन है तो यहाँ पर 30 आयोडीन होगा। अगर यहाँ पर 5 आयोडीन है तो यहाँ पर 150 आयोडीन होगा। भाई 5 का 30 गुना कर दो ना, 5 का 30 गुना कितना हो जाएगा? 5 के 15, 150 होगा कि नहीं? यस सर। समझे ना? तो यही यही रेशियो में चलेगा सब। ये जब नॉर्मल एक्टिविटी आप ग्लैंड में चलेगा, लेकिन जब ग्लैंड बहुत ओवर एक्टिव है, मैक्सिमम एक्टिविटी कर रहा है, तब क्या होगा स्थिति? तब अंदर कितना ज्यादा होगा? बाहर में 1 आयोडीन तो अंदर 250 आयोडीन। अगर बाहर में 2 आयोडीन तो यहाँ 500 आयोडीन। अगर यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 1000 आयोडीन। समझ रहे हो कि नहीं? ये Yes, रेशियो sir. चलेगा। लेकिन फिर भी हम बाहर से अंदर की ओर लेके जाएंगे इसको भाई। क्यों? क्योंकि आयोडीन की जरूरत है अंदर थायरक्सिन बनाने के लिए। तो कम से ज्यादा की ओर लेके जाने के लिए सबसे पहला तो यह है कि फॉलिकुलर सेल को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। कौन से सेल को? जल्दी बताएं। कौन से सेल को क्रॉस करके जाना पड़ेगा? फॉलिकुलर सेल को। ध्यान से देखिए, अब फॉलिकुलर सेल को क्रॉस 2 जगह पे करना पड़ेगा। एक तो इस जगह पे, दूसरा इस जगह पे। समझ में आ रहा है? Yes. अब तब जाके ये आयोडीन मिलेगा किसके साथ? टायरोसिन के साथ। और क्या बनाएगा? थायरक्सिन हार्मोन। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ू मैं? यस सर। ठीक, ये हो गया भाई। चलिए पहले तो मैं इतना को सेव कर दूं। ठीक, अब देखिए मैं डायग्राम, ध्यान ध्यान देना। मेरे को कितने की जरूरत पड़ेगी, मेरे को कितने काम की जरूरत पड़ेगी, देख लो। 1 मिनट बस। ये देखिए तो, इतने की तो जरूरत पड़ेगी बस। बताओ क्या क्या, बताओ तो। ब्लड वेसल बनाऊंगा पहले, फिर फॉलिकुलर सेल बनाऊंगा। देखो पहले ब्लड वेसल, फॉलिकुलर सेल और फिर कॉलॉइड। 3 चीज बनाऊंगा ना। Yes. चलो अब इन 3 चीज को देख लो आप। क्या क्या बताते जाए कोई? ब्लड Blood वेसल, vessels. फॉलिकुलर सेल और कॉलॉइड। दिख रहा है? देखो तो, बताओ क्या है ये? ब्लड वेसल्स, फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल, और इधर क्या है? कॉलॉइड। Colloid. क्लियर है इतना? कोई रिकॉर्डिंग चेक करो एक बार। हो रहा है सर। हो रहा है? ठीक, चलिए अच्छी बात। हो गया इतना? अब ध्यान से देखते रहे ना।
बस मुझे इतना बता दीजिए आयोडीन किधर ज्यादा है किधर कम है, फिर मैं बाद में मिटाऊंगा इसको, है ना। मैं बोला आयोडाइन, आयोडीन किधर ज्यादा है, इधर ब्लड में हमेशा आयोडाइड फॉर्म मिलता है, बोला अभी बोला हूँ ये आयोडाइड फॉर्म में। ठीक, तो बताइए ये देखते रहना। ये बताइए, बताइए तो इधर कैसा है, ब्लड में कैसा है आयोडीन, कम है। कम इधर कैसा है, ज्यादा है। फिर भी हमको इधर लेके जाना है ना, तो एनर्जी तो लगेगा ना। कम से ज्यादा की ओर जा रहे हो ना आप, तो इधर नॉर्मली 30 गुना ज्यादा होता है, और जब जब ज्यादा काम कर रहा था फोलिकुलर सेल, तो कितना गुना ज्यादा होता है, 250 गुना लगभग ज्यादा आयोडीन होता है अंदर। फिर भी कम से ज्यादा की ओर जाना होता है। तो इसके लिए क्या चलता है देखिए, तो 2-3 पंप या ट्रांसपोर्टर काम करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से ना। चलिए, सबसे पहले तो यहां पर काम करेगा सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप। कौन काम करेगा ये यहां पर, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच। कोई बता पाएगा सोडियम कहां पे ज्यादा होता है, पोटेशियम कहां पे ज्यादा होता है, बताओ भाई। सोडियम कहां पे ज्यादा होता है बताओ कोई। सोडियम बाहर में हमेशा ज्यादा होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, चलो। हमेशा सोडियम बाहर में ज्यादा होता है, सोडियम बाहर में ज्यादा, और पोटेशियम आयन हमेशा सेल की तुलना में बाहर में कम, और सेल के अंदर सोडियम आयन हमेशा बाहर की तुलना में कम, और पोटेशियम आयन हमेशा बाहर की तुलना में ज्यादा। याद हो जाएगा इतना, ये नेचुरली होता ही ऐसे है। ठीक, हाँ या ना। ठीक, अब एक चीज देख लीजिए भाई, यहां पर इस डायग्राम में देख लीजिए, तो मैं ये जो सेल दिख रहा है ना, किसी एक सेल को देख लो, किसी एक सेल को देख लो, इस सेल में क्या क्या साइट है देख लीजिए। जो कॉलॉइड साइट की ओर दिख रहे हैं ना, कॉलॉइड की ओर, इधर देखो तो। अब बस इस सेल को देखो, इस एक सेल को देखो ध्यान से, इस एक सेल को ध्यान से देखना, मैं उसी की बात कर रहा हूं, बाकी सब में वही चीज लागू होगा। तो किसी भी फॉलिकुलर सेल का वह मेम्ब्रेन का हिस्सा जो कि कॉलॉइड तरफ है, वो कहलाता है एपिकल मेम्ब्रेन। क्या कहलाता है, एपिकल मेम्ब्रेन। ये एपिकल मेम्ब्रेन। उसके अलावा जो दिख रहा है मेम्ब्रेन, देखो तो, यहां पर देख लो, ये देखो इतना, इतना जो मेम्ब्रेन दिखाई है, इतना मेम्ब्रेन, यह कहलाता है बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। क्या कहलाता है, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। भाई ऐसा है ना भाई, देखो तो, इतना तो एपिकल मेम्ब्रेन हो गया, इसके बाद ये जो हो गया इधर, ये बेजोलेटरल मेम्ब्रेन हो गया, समझ, ऐसा तो है ना, समझे कि नहीं। हाँ या ना बताएं कोई। यस सर। ठीक, तो ये वाला क्या हो गया, इस साइड में जो दिख रहा है वो मेम्ब्रेन क्या हो गया, ये इसको बोलो, या फिर आप इसको बोलो, ये वेजोलेटरल मेम्ब्रेन।
बेसोलेटरल क्यों बोलते हैं बोलने पर, क्योंकि ये बेस वाला भाग और ये दोनों लेटरल वाला भाग, इसे उसको बेसोलेटरल हो गया। और इधर कॉलेट साइड वाला भाग एपिकल हिस्सा है, जिसको एपिकल मेम्ब्रेन बोला गया। बस इतना याद रखना। ये ठीक, तो ये किसी फॉलिकुलर सेल का अलग अलग साइट हो गया। यहां पर बता दीजिए कौन सा क्या होगा, बताओ तो। बता दें कोई, कौन सा वाला हिस्सा क्या होगा? वेट कवर हुआ एपिकल मेम्ब्रेन होगा सर। इधर क्या हो जाएगा, इधर एपिकल मेम्ब्रेन हो जाएगा, देख लो इधर हो जाएगा ये एपिकल मेम्ब्रेन, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा, ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। ये वाला और ये वाला, क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप, ये जो बना रहा हूं मैं, ये सोडियम पोटेशियम पंप है। याद रखना, कई बार पढ़ोगे, कई जगह पे पढ़ोगे आप इसको। ये सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप बोलो या सोडियम पोटेशियम एटीपीएज बोलते हैं उसको। सोडियम पोटेशियम पंप बोलो या एटीपीएज। पंप इसीलिए क्योंकि कम से ज्यादा की ओर प्रेशर करेगा, पंप हमेशा कम से ज्यादा की ओर चीजों को भगाता है ना। और एटीपीएज मतलब जहां पर एटीपी यूज होता है। तो देख लीजिए, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर करता है और 2 पोटेशियम को अंदर करता है। बात को समझें, कितना सोडियम बाहर, 3 सोडियम आयन किधर फेंकेगा, बाहर की। बाहर की ओर। बदले में 2 पोटेशियम आयन अंदर। दो पोटेशियम आयन अंदर, हो गया। देखिए सोडियम किधर गया बताओ तो मुझे, बाहर गया ना। ऑलरेडी सोडियम बाहर में था, ज्यादा देखो तो ये ऊपर में देखो लिखा है, ऑलरेडी सोडियम बाहर में था, फिर भी सोडियम को बाहर भेजा, तो इसलिए बीच में क्या यूज हुआ, एटीपी। इसलिए क्या यूज हुआ बोलने पर, एटीपी यूज हुआ भाई, इसको याद रखना। इसलिए यहां पर एटीपी यूज हुआ। ये एटीपी यूज हुआ और टूट गया किसमें, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, ये यूज हो गया एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और उसका जो एनर्जी लिबरेट हुआ बॉन्ड के टूटने पर, उस एनर्जी को यूज करके 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर हो गया, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट साइड की ओर जा रहा है। बाहर में सोडियम ज्यादा है फिर भी सोडियम गया, अंदर में पोटेशियम ज्यादा है फिर भी पोटेशियम अंदर आया। तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम एटीपीएज या फिर पंप। क्लियर है? इन्हीं सोडियम को यूज करके, अब बताइए सोडियम कहां पे ज्यादा होता है बोला मैं, बाहर में, सोडियम अंदर में कम होता है। तो इन्हीं सोडियम को यूज करके, ध्यान से देखिएगा जो बोल रहा हूं मैं, इन्हीं सोडियम को यूज करके इन 3 में से इसके 2 सोडियम को यूज करके एक पंप है, सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर, नाम क्या है, देखो नाम क्या है इसका बोलने पर, सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर। ये क्या करता है बोलने पर, इसमें से 2 सोडियम को अंदर भेजा, सोडियम अंदर आया, और इसी के साथ साथ सोडियम के साथ साथ आयोडाइड आयन जो कि ब्लड में था उसको भी अंदर भेज दिया गया।
ये आयोडाइड आयन। मतलब ये हुआ ना, ये एक प्रकार का सिम पोर्टर हुआ। सिम पोर्टर मतलब साथ साथ किसी एक ही दिशा में जाना। तो कौन कौन साथ साथ जा रहे हैं बताओ कोई? 2 सोडियम के साथ एक आयोडाइड। आयोडाइड। मतलब ये ऐसा था, मैं इसको एक बार सेव करके बात कर रहा हूं। किसी पार्टी में जाना था आपके पेरेंट्स को, माता पिता को, आपके पास कोई पास नहीं था, कोई गेट पास नहीं था, लेकिन आपके पेरेंट के पास था। तो आप अपने पेरेंट के साथ साथ जा सकते हो कि नहीं बताओ? यस सर। बस वैसे ही हो गया। आपके माता पिता 2 लोग हैं, आप उनके साथ लटक के अंदर आ गए। लेकिन अगर आप अकेले अंदर आना चाहते तो नहीं आ सकते थे। सेम ऐसे आयोडीन यहाँ पर आयोडाइड के साथ हुआ है। सोडियम 2 सोडियम आयन के साथ आयोडाइड चिपक गया और इस ट्रांसपोर्टर से, सोडियम आयोडाइड सिम पोर्टर से वो अंदर आ गया। अगर वो आयोडाइड अकेले आना चाहता तो नहीं आ सकता। अब मुझे एक चीज बताएं, अकेले क्यों नहीं आ सकता? बता क्यों नहीं आ सकता अकेले? बोलो जल्दी। क्योंकि पहले से आयोडीन ज्यादा है। बिल्कुल, आयोडाइड अंदर में ज्यादा है ना पहले से, इधर कम था, तो कम से ज्यादा की ओर अपने आप आ सकता है क्या कोई चीज? कोई चीज कम से ज्यादा की ओर आ सकता है अपने आप? क्या नहीं आ सकता। उसको साथ में कोई लेके आएगा तो आ सकता है। समझ में आया? और कौन लेके आ रहा है बताओ मुझे? बाहर में देखो तो बाहर में सोडियम कैसे होता है बता दो। बाहर में सोडियम आयन कैसे होता है बता दो मुझे। ज्यादा है। ज्यादा। और अंदर में सोडियम कैसे होता है? कम। कम। तो सोडियम तो ज्यादा से कम की ओर आ सकता है ना? यस सर। वो तो अपने आप आ सकता है ना सोडियम आयन, क्योंकि ज्यादा से कम की ओर आने के लिए कुछ नहीं लगता है भाई। आप किसी ढलान में चढ़ जाओ और बस बस कूद दो, अपने आप नीचे लुढ़कते लुढ़कते आ जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या नीचे से ऊपर अपने आप चढ़ जाओगे? नो सर। नीचे से ऊपर आने के लिए या तो किसी के कंधे पे आना पड़ेगा तो एनर्जी यूज हो रहा है कि नहीं, या किसी लिफ्ट में आना पड़ेगा तो भी एनर्जी यूज हुआ कि नहीं। तो कम से ज्यादा की ओर जाओगे तो एनर्जी तो यूज होगा, लेकिन ज्यादा से कम की ओर आए तो एनर्जी यूज नहीं होता है, वो अपने आप हो जाता है। तो यहां पर वही चीज बात कर रहा हूं मैं, सोडियम आयन को ज्यादा से कम की ओर जाना है, तो सोडियम आयन ज्यादा से कम की ओर जाएगा तो कोई एनर्जी नहीं लेगा यहां पर। और इसीलिए उस सोडियम के साथ कौन जुड़ जाता है? आयोडीन आयन, और उसके साथ चिपक करके अंदर आ जाता है। लेकिन इस काम को होने के लिए ध्यान देने वाली बात तो यह है ना कि इस काम को होने के लिए हमको सबसे पहले बाहर में सोडियम आयन लाना पड़ेगा ना, तब तो अंदर आएगा, तो साथ में इस आयोडाइड को अंदर लेके आएगा। तो इस सोडियम आयन को बाहर लाने के लिए आपको ये प्रोसेस चलाना पड़ेगा ना, और इस प्रोसेस को चलाने के लिए एटीपी तो खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए ये एक प्रकार का क्या हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो गया। समझ में आया? क्योंकि आयोडाइड को अंदर लाने के लिए उसके पहले आपको ये प्रोसेस चलाना पड़ेगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप। वो नहीं चलेगा तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर काम नहीं करेगा। तो पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा। समझ में आया? और इसी प्रोसेस में एनर्जी यूज हो रहा है कि नहीं बताओ कोई? एनर्जी यूज हो हो रहा रहा है है ना? सर। बिल्कुल हो रहा है। देखो ये सोडियम आयन फिर जाके रिपीट हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्रोसेस जब बार बार करता रहेगा ऐसे, तो इसी बीच में एटीपी तो खर्च हो रहे हैं ना, और इसी रिजल्ट में क्या आ रहा है? अंदर आयोडाइड आयन अंदर आते जा रहा है। जबकि आयोडाइड पहले से अंदर में ज्यादा था, फिर भी अंदर आते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी यूज होते जा रहा है। मुझे एक चीज बस बता दें, क्या यहां पर एटीपी डायरेक्ट यूज हो रहा है? मतलब जहां पर आयोडीन अंदर आ रहा है, आयोडाइड अंदर आ रहा है, वहां पर एटीपी यूज हो रहा है? सर नहीं। नहीं ना, नहीं ना। नहीं सर।
जहां पर डायरेक्ट एटीपी यूज होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, और जहां पर इनडायरेक्टली यूज होता है वहां पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो यहां पर कौन सा मैकेनिज्म है बता दे मुझे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मैकेनिज्म। सेकेंडरी है। क्यों सेकेंडरी है बोलने पर, क्योंकि इस काम को होने के लिए, इस काम को होने के लिए आपको इनडायरेक्टली एनर्जी को यहां यूज करना पड़ेगा, यहां एनर्जी यूज होगा तो काम यहां पे होगा, इसीलिए ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो गया। समझ में आ गया ना। जी Yes, सर। sir. ठीक, तो ये सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर क्या हो गया, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। समझ जाओगे ना, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर क्या है फिर, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है बता दो। ये ट्रांसपोर्टर क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। बिल्कुल प्राइमरी, क्योंकि डायरेक्ट एटीपी जो है ना वहां पर, ये ट्रांसपोर्टर क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। प्राइमरी, वो प्राइमरी है ना, याद रखना उसको। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर वो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो आयोडीन को अंदर ट्रैप करना कौन सा मैकेनिज्म है बोलने पर, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म है। याद हो जाएगा। Yes, sir. ठीक, चलिए भाई। तो सबसे पहले सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप चलेगा, फिर सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, मैं पूरा नाम लिखा दूंगा बाद में, मैकेनिज्म चलेगा, जिसकी वजह से आयोडाइड आयन कहां पे आ गया, कौन से सेल में, Follicular. फोलिकुलर सेल में, बिल्कुल फोलिकुलर सेल में आ चुका है। अब ये आयोडाइड देखो को कहां लेके जाना बता दो मुझे, कोई कहां काम करना था, कहां थायरक्सिन बनाना एपिकल था, मेम्ब्रेन में सर थायरक्सिन कहां बनाना कोलॉइड में था, बनाना था। बिल्कुल कोलाइड में ना। कोलाइड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता बोला मैं, थायरोग्लोबुलिन। Pyroglobulin. मुझे एक चीज बताते हैं, ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन आता कहां से होगा भाई, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। अब मैं थायरोग्लोबुलिन को मैं टीजी कर दूंगा, समझ जाओगे ना। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है ये, शॉर्टकट में टीजी लिख दूंगा, समझ जाओगे। यस। ये फॉलिकुलर सेल ही बनाता है उसको। फॉलिकुलर सेल में क्या पाया जाता है देखो तो, ये देखते रहना भाई ना। फॉलिकुलर सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद क्या पाया जाता है, गोल्जी बॉडी, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। गोल्जी बॉडी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनना शुरू होता है भाई, और वेसाइकल के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पे, गाल्जी बॉडी में। गाल्जी बॉडी से फिर सेक्रेटरी वेसाइकल बनता है, ये सेक्रेटरी वेसाइकल बनता है देखो, और वेसाइकल जाके कहाँ फ्यूज हो गया देखो तो, बताओ कहाँ फ्यूज हो गया, बताओ जल्दी, कौन से मेम्ब्रेन में, बिल्कुल हो गया फ्यूज। और इसी एपिकल मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर देखो ये क्या आ गया बताओ तो, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। कहां पे आगे बताओ, कोलाइड में, यही थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, यही तो है। तो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बन बन के कहां से आया था बता दे मुझे, कहां से बना था, कहां पे आया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं कहां पे, सेल का नाम बताओ। फॉलिकुलर सेल में बना था और कोलाइड में आया था, समझ में आया ना। यस। ये सेक्रेटरी वेसाइकल था भाई, सब सेल बायोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन
फॉलिकुलर सेल में बना और कहां पे रिलीज हुआ, जमा हुआ, कॉलॉइड में। क्लियर है ना? हाँ या ना बोलो भाई। हाँ सर क्लियर है। ठीक। यस सर। अब इस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन जो है, मैं इसको ऐसे करता हूं, देखिए ध्यान से भाई। प्रोटीन किसका बना होगा? टायरोसिन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का। इधर एन टर्मिनल होता है एक तरफ सी टर्मिनल होता है भाई। बीच में कुछ जगह पे स्पेशल प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है, कुछ कुछ जगह बना दे रहा हूं। ये बताओ क्या, बता दो। ये यही तो टायरोसिन है, समझ रहे हो ना? टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड। यहाँ पर टी वाई मतलब टायरोसिन है ना, याद रखना। टी वाई मतलब टायरोसिन रेसिड्यूज, टायरोसिन अमीनो एसिड है। तो इस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में बीच बीच में क्या है, कौन सा अमीनो एसिड है? बता दें कोई। टायरोसिन थायरोग्लोबुलिन अमीनो प्रोटीन एसिड। में बीच बीच में कौन सा अमीनो एसिड है? टायरोसिन अमीनो एसिड। टायरोसिन अमीनो। अगर मैं आपको ऐसा ही बात करूं कि थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन कितने अमीनो एसिड का बना होता है, बोलने पर लगभग लगभग 3,500 अमीनो एसिड का। 3,500 मतलब समझते हो कितना अमीनो एसिड होता है? यहां कर दे रहा हूं मैं, चलिए कोई बता पाएंगे कितना हो जाएगा? 2,750 अमीनो एसिड। तो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन 2,750 अमीनो एसिड का बना होता है। मतलब 3,500 अमीनो एसिड लगभग लगभग। याद करने के लिए ज्यादा सही रहेगा, 3,500 अमीनो एसिड मतलब 2,750 अमीनो एसिड। समझ में आया ना? उनमें बीच बीच में कहीं कहीं पर क्या मिलेगा आपको? टायरोसिन अमीनो एसिड। ठीक है। और ये बन बन के तैयार है, अंदर जा रहा है, तैयार है वो। ये बनाने के लिए वो थायरक्सिन और थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन वगैरह काम करते हैं, आगे बात करेंगे उसके लिए। बस इतना समझ लीजिए कि अभी आयोडाइड अंदर पहुंचा भी नहीं है, पहले से कौन तैयार है? बताओ जल्दी। अभी तो आयोडाइड अंदर पहुंचा भी नहीं है और पहले से कौन तैयार है, बताओ। थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब ध्यान से देखिए भाई, ये आयोडाइड जो अभी फोलिकल सेल में आ चुका है, इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा आपको। लेकिन हम डायरेक्ट क्रॉस नहीं करा सकते क्योंकि ये चार्ज फॉर्म में है। किसी भी सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई चार्ज वाला मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकता, याद रखना। कोई वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो पानी में घुल सकता है, या कोई पोलर मॉलिक्यूल, या फिर कोई चार्ज वाला मॉलिक्यूल किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। और यहां पर देखो तो आप, चार्ज दिख रहा है कि नहीं, माइनस चार्ज। और आयोडीन तो वाटर सॉल्युबल होता है ना, पानी में घुल जाता है। तो सीधी सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाना है तो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, अभी का ट्रांसपोर्टर कौन सा साइट पे है, बता दे मुझे कोई। अभी का ट्रांसपोर्टर कौन सा साइट पे, बता दे मुझे कोई। सुन पा रहे हैं? हाँ या ना? बता दें कौन सा साइट पे है। स्पाइकल में। ये ट्रांसपोर्टर हो गया, देख लो। इस ट्रांसपोर्टर का नाम है पेंड्रीन। नाम क्या है इसका? पेंड्रीन। ये ट्रांसपोर्टर है।
और ये एक प्रकार का एंटीपोटर है। किसका एंटीपोटर है? ध्यान से देखिएगा, जब ये काम करता है तो जब एक, ध्यान से देखना, जब एक आयोडाइड आयन कॉलोइड में आता है, देखते रहे ना, एक आयोडाइड आयन कॉलोइड में आता है तो ठीक उसी समय पर ये एक क्लोराइड आयन को कॉलोइड से फॉलिकुलर सेल में भेजता है। बात रिपीट कर रहा हूं, देखिए, एक क्लोराइड आयन को कहां से कहां भेजता बोला मैं? बताओ जल्दी। कोलाइड से फॉलिकुलर सेल में। भेजता है। तो क्या हो गया? ये सिम्पोर्टर हुआ कि एंटीपोर्टर हुआ? एंटीपोटर। एंटीपोर्टर। ठीक, वो भी कौन से आयन का? कैटायन की एनायन? आयन। कौन सा आयन बताओ जल्दी? एन आयन। एन आयन। कैटायन मतलब प्लस चार्ज होता है, एन आयन मतलब माइनस चार्ज होता है। ठीक, तो एक माइनस चार्ज अंदर आता है तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक माइनस चार्ज को कॉलेट से बाहर निकालते हैं। एक अंदर आया तो एक कॉलेट से बाहर गया, कुल मिलाकर दोनों तरफ एनायनिक चार्ज बराबर है। अब भी समझे ना? यस। चलिए, अब ये जो आयोडाइड अंदर आया था ना, ये आयोडाइड जाकर के थायरोग्लोबुलिन से डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता भाई, इस चीज को याद रखें। ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, देखो ध्यान से, ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का क्या है बोलने पर? टायरोसिन की बात कर रहा हूं मैं। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में बहुत सारे टायरोसिन अमीनो एसिड हैं, उन टायरोसिन में डायरेक्ट जाके नहीं जुड़ सकता ये, क्योंकि इसमें कौन सा चार्ज है? अभी एनायनिक चार्ज है। तो पहले तो चार्ज को हटाना पड़ेगा। चार्ज को हटाने के लिए बताइए कौन सा साइड है, बताना आप लोग ध्यान से ना, देखना ध्यान से। ये बताओ कौन से साइड में बता रहा हूं, बताओ डायग्राम कहां कहां पे दिख रहा है, बताओ तो कोई। कोलाइड। मेम्ब्रेन में चिपका है, देखो भाई ध्यान से, यस। कौन से मेम्ब्रेन में चिपका है? फॉलिकुलर सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉलिकुलर सेल के एपिकल मेम्ब्रेन में। लेकिन एपिकल मेम्ब्रेन के किधर? क्योंकि ये ऐसे भी चिपका हो सकता था। देखो दोनों डायग्राम में क्या आउटसाइड अंतर में। है बताओ, दोनों डायग्राम में क्या अंतर है बताओ भाई? दोनों के दोनों तो मेम्ब्रेन में चिपके हैं, तो अंतर क्या है फिर? एक कॉलॉइड साइड की ओर चिपका है और एक फॉलिकुलर सेल साइड की ओर चिपका हुआ है। समझे ना? यस सर। तो मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये एंजाइम है पेरोक्सिडेज एंजाइम। नाम क्या है उसका? पेरोक्सिडेज एंजाइम। देखना ध्यान से, पेरोक्सिडेज। पढ़ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। तो पेरोक्सिडेज एंजाइम किधर होता है बोलने पर? फॉलिकुलर सेल के एपिकल मेम्ब्रेन में कॉलॉइड साइड की ओर। इधर कॉलॉइड साइड है, जबकि इधर होता तो फॉलिकुलर साइड की ओर हो जाता, वो फॉलिकुलर सेल की साइड की ओर हो जाता। क्लियर है ना? तो ये एंजाइम यस क्या करता है, ध्यान से देखिएगा क्या करता है, इस आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है। मैं ऐसे बना रहा हूं डायग्राम, रुकिए थोड़ा सा। ये जो था ना माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो बचा क्या? आयोडीन। अब क्या बचा? आयोडीन। दिख रहा है ना? अब यही आयोडीन चला जाएगा कहां पे? थायरोग्लोबुलिन के पास। अब मैं एक साथ करते रहा हूं उसको।
अब एक साथ लिख दे रहा हूं, देखिए ये आयोडीन देखो आ गया किसके पास, थायरोग्लोबुलिन के किसके पास, टायरोसिन टायरोसिन सर। में। अब ये दोनों मिलेंगे, यहां पर जुड़ जाएंगे, अब ये दोनों यहां पर जुड़ेंगे, ठीक। अब जब ये दोनों जुड़ेंगे ऐसे देख लो, तो टायरोसिन में जब कौन जुड़ने लगता है, आयोडीन, आयोडाइड मत बोलना, आयोडीन, तो उस प्रोसेस को बोलते हो आयोडीनेशन। क्या बोलते हो, आयोडीनेशन। लेकिन याद रखना इस आयोडीनेशन को करने के लिए भी पेरोक्सीडेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा एंजाइम, पेरोक्सीडेज एंजाइम। मैं फिर कर दे रहा हूं, ये पेरोक्सीडेज एंजाइम इन दोनों को जोड़ देता है, सर इस पेरोक्सीडेज को मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम बोल सकते हैं। ठीक। बताएं तो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों क्लियर है, कोई बता दें। यस सर। ठीक, तो मैं कहां पे था, ये बोल रहा था कि ये आयोडीन और ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का टायरोसिन आपस में जुड़ता है, जुड़ने के लिए कौन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, पेरोक्सीडेज। क्योंकि आयोडीन को जोड़ रहे हो ना टायरोसिन में, इसलिए प्रोसेस क्या कहलाती है, आयोडीनेशन। सर पेरोक्सीडेज को मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम बोल सकते हैं ना। बिल्कुल है, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम ही है। यस सर। आयोडीनेशन हुआ, आयोडीनेशन होने के बाद एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं हम लोग कपलिंग। कपलिंग क्या होता है अभी नहीं बताऊंगा मैं, उसको आपको बताऊंगा ये नेक्स्ट क्लास में। मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, आयोडीनेशन जब होता है ना, तो चलो मैं एक स्टेप और बढ़ाता हूं। आयोडीनेशन जैसे ही होता है ना, तो यहां पर बनता है मोनो आयोडोटायरोसिन, क्योंकि इस टायरोसिन में यदि एक आयोडीन जुड़ा तो मोनो आयोडोटायरोसिन, मोनो आयोडो टायरोसिन। यदि एक टायरोसिन में दो आयोडीन जुड़ गया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डाई आयोडो टायरोसिन। ये बन जाते हैं भाई, समझ रहे हो ना। तो मोनो आयोडोटायरोसिन एंड डाई आयोडोटायरोसिन बन जाते हैं, कौन से प्रोसेस से, आयोडीनेशन से। बिल्कुल आयोडीनेशन से। ठीक, तो मोनो आयोडोटायरोसिन डाई आयोडोटायरोसिन, मैं इतना लंबा ना लिख करके मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, क्योंकि कल पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए शॉर्टकट में क्या लिख रहा हूं देखिए। अब कल पूरा पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, हमारा अगला क्लास वही है। मैं लिख रहा हूं मोनो आयोडोटायरोसिन, मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन। समझ में आ गया, ये बन जाता है आयोडीनेशन से। और यहीं पर जब कपलिंग की प्रोसेस होती है ना, कौन सी प्रोसेस होती है, कपलिंग, कपलिंग, तो उससे बन जाता है T3 एंड T4। क्या होता है ये सब बताऊंगा कल, है ना। T3 एंड T4। तो अब तक क्या क्या बने देखिए, देखना ध्यान से देखना।
यहाँ पर मोनोआइडोटायरोसिन भी है, यहाँ से मोनोआइडोटायरोसिन है, डाइआइडोटायरोसिन है, यहाँ पर T3 और T4 है। अपना देखिए तो मोनोआइडोटायरोसिन भी है, डाइआइडोटायरोसिन भी है, T3 भी है और T4 भी। इतना चीज बन के तैयार है अभी कहां पे बताओ तो, कहां पे बने बताओ? कोलाइड में। ठीक, जैसे ही जरूरत पड़ती है थायरॉक्सिन हार्मोन की, फिर सभी को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा। क्या कर लिया जाता है बोला मैं? रीअब्जॉर्ब। देखिए हैं यहाँ पर ये अंदर घुसता है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये देखना ध्यान से। ये देखो, ये आप समझ लीजिए। ठीक, देखो तो एक क्या बन गया, एक खांच जैसा स्ट्रक्चर बन गया ना। इन सब को क्या कर दिया जाता है यहाँ पर? रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है अंदर। देखो ये, और अंदर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा अंदर खींच लेते हैं। किसके द्वारा? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा अंदर ले गए। एंडोसाइटोसिस मतलब जब किसी कोशिका से बाहर की चीजों को कोशिका के अंदर मेम्ब्रेन को अंदर की ओर फोल्ड करके खींचा जाता है, प्रोसेस एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक, ये दो प्रकार की प्रोसेस होती है। यदि बड़े बड़े पार्टिकल को अंदर खींच रहे हो तो फेगोसाइटोसिस कहलाता है, अगर स्मॉल पार्टिकल को अंदर खींच रहे हो तो पिनोसाइटोसिस कहलाता है। और ये क्या किस में आएगा बता दो जल्दी? पिनोसाइटोसिस में आएगा, पिनोसाइटोसिस। क्योंकि T3 T4 मोनोआइडोटायरोसिन डाइआइडोटायरोसिन बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल नहीं है ये। तो अंदर जो बना अब क्या कहलाएगा वो देखिए तो भाई, जहां देखेंगे अब क्या कहलाएगा, अंदर क्या बन गया, देखो क्या आ गया, ये बन गया पिनोसोम। क्या बन गया बताओ तो? ये पिनोसाइटोसिस से क्या बन जाता है? पिनोसोम। अब इसके अंदर क्या क्या बनते हैं? मोनोआइडोटायरोसिन, डाइआइडोटायरोसिन, T3 और T4। डाइआइडोटायरोसिन और T3 एंड T4, ये सब है ना। इसमें से वास्तव में मैच्योर वाले कौन कौन है? T3। तो T3 और T4 को टारगेट जगह पे भेज दिया जाता है, T3 T4 को टारगेट जगह पे भेज दिया जाता है। देख लो, ये इसको यहां से क्या कर दिया जाता है बताओ? सिक्रेशन, एक्सोसाइटोसिस द्वारा सिक्रेट कर दिया जाता है। ठीक, देख लो भाई, ये हो गया। ये T3 T4 को एक्सोसाइटोसिस द्वारा यहां से निकाल दिया गया, उसको टारगेट जगह तक भेज दिया जाता है। यहाँ पर क्या कर दिया? T3 T4 का सिक्रेशन है ना, क्योंकि वही तो मैच्योर था। सिक्रेशन बोलो या फिर कौन सा प्रोसेस द्वारा? एक्सोसाइटोसिस। सेल से बाहर निकलना किसी भी चीज को क्या कहलाता है? एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब सेल्स, सेल से बाहर निकालो। ये टारगेट जगह तक चले जाते हैं T3 T4। बचा क्या था यहाँ पर?
मोनोआइडोटायरोसिन, डाइआइडोटायरोसिन, ये तो बचा था ना, मोनोआइडोटायरोसिन और डाइआइडो मोनोआइडोटायरोसिन और डाइआइडोटायरोसिन, ये जो थे इसमें क्या करते हैं, इनके आयोडीन को हटा देते हैं भाई। कैसे बना था बता, तो मोनोआइडोटायरोसिन कैसे बना था, टायरोसिन में एक आयोडीन जुड़ा था तो मोनोआइडो बना था भाई, ऐसा था ना। मैं एक बार सेव करता हूं, रुको। रुको, है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग का क्या हाल है। ठीक है, चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं क्या बोला था, ये एक टायरोसिन था, इस टायरोसिन में अगर एक आयोडीन जोड़ूं तो मोनोआइडोटायरोसिन, यदि किसी टायरोसिन में दो आयोडीन जोड़ दिया तो डाइआइडोटायरोसिन, ये तो था ना ये मोनोआइडोटायरोसिन। मोनो मतलब सिंगल आयोडीन, मोनोआइडो, डाइआइडो मतलब दो आयोडीन, एक आयोडीन ये, एक आयोडीन ये, समझे कि नहीं। फिर टायरोसिन है, तो मोनोआइडोटायरोसिन और डाइआइडोटायरोसिन, अंतर समझ में आ रहा है, यस। हाँ या ना बोलो। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, डी आयोडीनेज एंजाइम आता है, रहता है यहां पर, कौन सा एंजाइम, डी आयोडीनेज एंजाइम, ध्यान देना जो बोल रहा हूं ना, डी आयोडीनेज एंजाइम, नाम से पता चल रहा है क्या करता होगा ये, आयोडीन को हटाने वाला एंजाइम। तो मोनोआइडोटायरोसिन में मतलब एक टायरोसिन में जो एक आयोडीन जुड़ा हुआ था ना, उस आयोडीन को हटा देगा यहां से। तो जब हट जाएगा आयोडीन, देखो तो कैसे हो जाएगा ये, और ये आयोडीन चला जाएगा कहां पे, फिर साइकिल रिपीट करेगा ये, समझ में आया ना। फिर बचा क्या, टायरोसिन, बचा ना टायरोसिन, सुन पा रहे हो कि नहीं। यस सर। हाँ सर सुन पा रहे हैं। हाँ, ये टायरोसिन जो बचा है, ध्यान से देखिएगा, ये टायरोसिन कहां चला जाएगा, फिर कहां चला जाएगा, क्या सिंथेसिस करेगा, फिर थायरोग्लोबिन सिंथेसिस करेगा, समझ में आया ना। यस। सेम ऐसे डाइआइडोटायरोसिन क्या है, वही होगा। डाइआइडोटायरोसिन मतलब क्या, कि एक टायरोसिन में दो आयोडीन जुड़े हुए थे, पुनः भेज देंगे, फिर रिसाइकल कर लेंगे उसको, समझे। तो इस प्रकार से सब रिसाइकल चलते रहता है, और इसी बीच में क्या बन जाता है बोलने पर, जो हमको बनाना था, क्या बनाना था, T3 और T4, ये तो थायरक्सिन था। सर हाँ भाई, कपलिंग प्रोसेस में T3 T4 तो बन जाता है MIT और DIT से, तो हाँ और अगर जो MIT देखो, जितना भी मोनोआइडोटायरोसिन डाइआइडोटायरोसिन है ना, आता है क्या? वो सब से T3 T4 नहीं बनता है। आप ये सोचो ना, ये एक सॉल्यूशन था, एक घोल था, उस घोल में सब मिक्स है ना, उस घोल में, उस सॉल्यूशन में मोनोआइडोटायरोसिन भी है, डाइआइडोटायरोसिन भी है, सब कुछ तो है ना। तो जब यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है T3 T4 तो होता है कुछ मोनोआइडोटायरोसिन, डाइआइडोटायरोसिन, ये भी तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, नहीं समझे। ये देखो, ये क्या, बताओ कॉलोइड है कि नहीं, बताओ तो, ये कॉलोइड है ना। यस सर। हाँ, अब ध्यान से देखना, इस कॉलोइड में मोनोआइडोटायरोसिन भी है, डाइआइडोटायरोसिन भी है, और कुछ मोनोआइडोटायरोसिन से मिलकर T3 बना लिए, और कुछ डाइआइडोटायरोसिन T4 बना लिए। ये सब तो मिक्स है यहाँ पर, घुले हैं एकदम, लिक्विड है ना, ये सब घुले हुए हैं आपस में। तो जब रीएब्जॉर्ब होगा तो कौन कौन होंगे बताओ तो, केवल T3 T4 होंगे कि सब हो जाएंगे, जो जो यहाँ पर T3 T4। केवल T3 T4 होंगे कि सब हो जाएंगे,
सब घुले हैं, मिल गए हैं, सब मिक्स हो गए हैं। मैं यदि आपको बोलूंगा, मैं यदि आपको बोला हूं थोड़ा सा नमक डाल रहा हूं, थोड़ा सा और घोल दे रहा हूं, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि एक गिलास देके बोल रहा हूं कि पानी पियो, केवल पानी पर नमक नहीं जाना चाहिए, कर पाओगे? समझे? वॉइस एक क्लियर नहीं गिलास पानी, सब मिक्स है, आप कहने का मतलब शरबत बन गया है वो, नींबू भी निचोड़ दिए, चलो नींबू का रस है, पानी पियो, ना तो नींबू का रस आपके मुंह में जाना चाहिए, केवल पानी जाना चाहिए, ले पाओगे? नो सर। हो गया। सेम ऐसे यहां पर कॉलेज हो गए हैं, तो जब रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, तो ये सबका होता है एक साथ रीअब्जॉर्प्शन, सब रीअब्जॉर्प्शन हुआ, ये हुआ कि नहीं सब एब्जॉर्ब हुआ, देखो ये, लेकिन जो जरूरत था उसको बाहर भेजा गया, नहीं मैच्योर हो पाया, आयोडीन फिर दे दिया इधर, और इसका टायरोसिन फिर दे दिया इधर, समझे कि नहीं? मयंक, यस सर, समझ गई। तो सब कुछ मिक्स रहता है यहां पर, ये मत सोचना बन रहा है, वो सब के सब T3 T4 नहीं बनाते भाई, वो आधा अभी भी बनाने के लिए हैं लेकिन बना नहीं पाए हैं, और तब उसका रीअब्जॉर्प्शन हो गया, इसका कैसे करोगे? ये सब तो मिक्स है ना, मिक्स हुआ है, मिक्स हुआ है एकदम, सब लिक्विड में मिक्स हो गए कॉलोइड में, तो सब रीअब्जॉर्ब होंगे ना एक साथ। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक, तो इतना प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस में क्या क्या है भाई मुझे बता दें। पहला तो ट्रैप कर रहे हैं ना हम लोग आयोडीन को, आयोडाइड को ट्रैप कर रहे हैं, देखो तो कहां से कहां ला रहे हैं। पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, आयोडीन को यहां से लेकर यहां पर ला रहे हैं, देखो तो ये अंदर लाए कि नहीं, यहां से यहां तक लाना पूरा ट्रैपिंग कहलाता है भाई, दिख रहा है ना ट्रैपिंग, ये पहला ट्रैपिंग हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, तोड़ रहे हैं, जो ऑक्सीडेशन मतलब तोड़ना, किसी के इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देना, कहां पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बताओ, यहां पर ऑक्सीडेशन, तो इस आयोडाइड का ऑक्सीडेशन करके इसको आयोडीन में बदल रहे हैं, अंतर है दोनों में, मैं यहां पर लिख रहा हूं, चलिए ये क्या था, आयोडाइड था, आयोडाइड से क्या बना आयोडीन, मैं बार बार बोला हूं लेकिन लिख नहीं पाया बस, आयोडाइड से क्या बना ये आयोडीन। तो पहला प्रोसेस तो हो गया, दूसरा प्रोसेस क्या ऑक्सीडेशन हो गया, तीसरा प्रोसेस क्या हो गया भाई आयोडीनेशन, या उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन, क्या बोलते हैं उसको आप, ऑर्गेनिफिकेशन, एक ही नाम है ये। चौथा प्रोसेस क्या हो गया कपलिंग, देखो। अब पांचवा प्रोसेस क्या हो गया रिलीज, ये रिलीज हो रहा है ना भाई यहां पर, यस सर। नंबरिंग कर रहा हूं मैं, देखिए इन्हें 5 प्रोसेस को कल बताऊंगा। पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, ये ट्रैपिंग कर रहे हैं, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा प्रोसेस क्या हो गया बता दो, ऑक्सीडेशन, दूसरा प्रोसेस हो गया, बता दीजिए आयोडीनेशन या ऑर्गेनिफिकेशन, चौथा प्रोसेस क्या हो गया बता दीजिए, कपलिंग, बता दीजिए रिलीज। देखिए ये पहला, ये दूसरा,
पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस और इधर पांचवा प्रोसेस। ये 5 स्टेप कल मैं आपको पढ़ पढ़ के बताऊंगा, है ना। और इसमें डिटेल से पढ़ेंगे हम, मोनोहाइड्रोटायरोसिन डाइहाइड्रोटायरोसिन सब कैसे बनता कैसे है, ठीक है। यस सर। तो इसका अभी आधा हो पाया है बस आज, इसका कमेंट पढ़ना है कल नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे बढ़ना है हमको। इसको एक बार जरूर पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो कल बहुत दिक्कत होगी, बता रहा हूं मैं, ठीक है। और किसी ने पूछा था पेरोक्सिडेज एंजाइम मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है कि नहीं, बिल्कुल है। मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम में फॉलिकुलर मेम्ब्रेन में रहता है, लेकिन किस साइड की ओर, कॉलॉइड साइड की ओर, इसको भी याद रखना। यस सर। ठीक, पूरा नाम कल पूरा लिखा दूंगा सब कुछ, है ना, क्योंकि कल फिर आने वाला है, यही टॉपिक आएगा, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल से। एक चीज और सर। हाँ बोलो कोई। सर ये मार्केट में सेट का ये नहीं मिलेगा क्या, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन? अब वो नहीं पता, क्योंकि वो अलग से नहीं आता है ना। यस सर। ठीक, ठीक। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, फॉलिकुलर सेल भाई एक बार रहा हो सकता है भाई, फॉलिकुलर सेल जब काम कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, क्या कर रहा है, आयोडीन को ट्रैप करके अंदर तक लेना है ना, ये देखो तो, है ना। जब फॉलिकुलर सेल काम नहीं कर रहा है तो आयोडीन को, मतलब आयोडाइड को अंदर नहीं लेगा, जब काम करेगा तो आयोडाइड को अंदर लेगा। दिख रहा है कि नहीं डायग्राम में। यस सर। ब्लड से कॉलॉइड में लेके जाना किसका काम है, फॉलिकुलर सेल का काम है। तो फॉलिकुलर सेल होता कैसे, देखिए तो, यहां पर बना दे रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, देखिए तो, फॉलिकुलर सेल यदि वो नॉर्मल फॉर्म में है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है, मतलब काम नहीं कर रहा है, तो देखिए तो कैसे होता है, एकदम चपटा होता है भाई, वो चपटे शेप का होगा ऐसे, देख पा रहे, देखो तो ये दिख रहा है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में कैसा है बताओ तो, कैसा शेप है बोलने पर, स्क्वेमस, स्क्वेमस मतलब चपटा, चपटा दिखता है वो सेल। समझे ना, जब फॉलिकुलर सेल इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तो स्क्वेमस होता है, लेकिन जब फॉलिकुलर सेल एक्टिव फॉर्म में आता है तो कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा, देखो तो, दिख रहा है डायग्राम, एकदम खंभा जैसे बन के ना मोटा हो गया, देखिए तो ये एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में दिख रहा है मोबाइल में कि नहीं, जो लिख रहा हूं मैं नीचे, यस सर। थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, ये एक्टिव फॉर्म में कैसा हो गया, अब क्या स्क्वेमस है, चपटा है, नहीं है, अब कॉलम जैसे हो गया, तो कॉलमनर सेल बोलते हैं इसको, ठीक, कॉलमनर सेल। तो जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो चपटा होता है, एक्टिव फॉर्म में ये खंबे जैसे, पिलर जैसे मोटा हो जाता है। समझ में आया ना, तो इसके शेप बदलते हैं, इनएक्टिव में अलग रहता है, एक्टिव में अलग फॉर्म में रहता है। किसकी बात कर रहा हूं ये, फॉलिकुलर सेल की। ये फॉलिकुलर सेल की बात कर रहा हूं, क्लियर है। चलिए भाई, कल हम पढ़ेंगे, तब कल जाकर पूरा होगा कौन सा प्रोसेस, बायोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक, इन 5 स्टेप को एक बार पढ़ना,
देखना वीडियो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू। थैंक यू।